हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मृत्युंजय रिद्धिमा को जाता हुआ देख राजीव से बोला, तेरा चेहरा क्यों लटक गया है यार? ये जब से प्रेग्नेंट हुई थी मेरी हालत ख़राब करके रखा था। लगा डिलीवरी के बाद सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये तो मुझे बच्चा समझ कर डांटती रहती है। राजीव ने मुँह बनाते हुए कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय बोला, अक्सर मम्मी अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाती है, इसलिए तुझे मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए खाना ले जा। राजीव अपना सिर हिलाते हुए रिद्धिमा के लिए खाना लेने चला जाता है। मृत्युंजय समृति के डायपर को चेक करते हुए अमृत से बोला, तेरी बेटी का डायपर फुल हो गया है, मैं चेंज करूँ क्या? तू करेगा? अमृत हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखकर, तुझे आता है? कल रात को 3 बजे तक अपने बेटे का ख्याल रखा था मैं। उसे बोतल वाला दूध भी पिलाया। डॉक्टर से बात किया था मैंने, तो उन्होंने कहा कि पिला सकते हैं और महक काफ़ी थक गए थे, इसलिए मैं उसको उठाना नहीं चाहता था। मृत्युंजय ने जवाब दिया, जिसे सुना अमृत समृति की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं इसका डायपर चेंज कर दूंगा। इतना कहकर वो समृति को मृत्युंजय के गोद से लेकर कमरे की तरफ चला जाता है और मृत्युंजय उसे जाता हुआ देखने के बाद सब लोगों के बीच आ जाता है। वहीं राजीव और रिद्धिमा गेस्ट रूम की तरफ चले जाते हैं। इधर महक अव्यक्त को लेकर कमरे में आ चुकी थी और उसके साथ में वैदिक, शिवांश और दीपांजलि भी उसके कमरे में आ गए थे। महक अव्यक्त के कपड़े को चेंज कर रही थी। दीपांजलि अपने हाथ में झुनझुना पकड़े अव्यक्त के सामने हिलाते हुए शिवांश से बोली, शिवा, अव्यक्त क्यूट है ना? शिवांश दीपांजलि की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, ये बहुत क्यूट है और समृति भी बहुत क्यूट है। महक अव्यक्त के लिए कैजुअल कपड़े लाकर उसके कपड़े चेंज करते हुए शिवांश से बोले, शिव, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं? शिवांश महक की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, उन्होंने कहा कि उन्हें काम है और फिर कभी मेरे साथ अभी और समृति को देखने आएंगे। महक शिवांश की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, तो तुम यहाँ हमारे साथ रह लो। शिवांश महक की बात पर खूब खुश होते हुए बोला, क्या सच में मैं आपके साथ रह सकता हूँ? मैं समृति और अभी के साथ खेलूँगा। वैदिक शिवांश की बात सुनकर बोला, उसका नाम अव्यक्त है और अभी नहीं। दीपांजलि वैदिक की बात पर बोली, ये नाम भी अच्छा है, अभी। वैदिक दीपांजलि की बात पर बोले, तुमसे बात नहीं हो रही है? उसका नाम अव्यक्त है तो दूसरा नाम क्यों दे रहे हैं उसे? जिस पर महक बच्चों के बीच में आते हुए वैदिक से बोली, वैदिक, अभी नाम भी बुरा नहीं है, अगर अपने भतीजे का कोई और नाम रखना चाहते हो तो आप भी रख लीजिए। वैदिक महक की बात सुनकर अव्यक्त की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। दीपांजलि वैदिक की बात सुनकर खुद की तरफ इशारा करते हुए, और मैं चाची हूँ। जिसे सुनकर महक हंसते हुए बोली, हा 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 हा, नहीं दीपा, तुम इनकी बड़ी बहन हो। वैदिक इनके चाचू है और शिवांश अव्यक्त के भाई है। दीपांजलि महक की बात सुन शिवांश की तरफ देखते हुए बोले, हम दोनों उसके भाई और बहन हैं और वैदिक उसका चाचू। वैदिक उन दोनों की तरफ देखते हुए महक से बोला, भाभी, मुझे भी भाई बनना है। जिस पर महक मुस्कुराते हुए बोली, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। वैदिक अव्यक्त के चाचू है। अदिति अपने हाथ में रसगुल्ले का बाउल पकड़े आते हुए बोली, और मैं अव्यक्त की छोटी चाची हूँ। शिवांश अदिति की बात सुनकर बोला, बनी आंटी, मैंने अव्यक्त का नाम रखा है अभी। आप बताओ आपको कैसा लगा? अदिति रसगुल्ले का बाउल कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए बोले, किसको किसको रसगुल्ला खाना है, आ जाओ। फिर शिवांश की तरफ देखते हुए बोले, बहुत अच्छा नाम रखा है शिव। दीपांजलि भागकर कॉफ़ी टेबल पर जा रसगुल्ला निकाल कर खाते हुए बोली, बहुत यमी है। शिवांश टिश्यू पेपर दीपांजलि के हाथ में देते हुए बोला, कपड़े में मत गिराना वरना तुम्हारे कपड़े चिपचिपे हो जाएंगे और चींटी लग जाएंगे। दीपांजलि शिवांश के हाथ से टिश्यू पेपर लेकर अपने मुंह में लगे चाशनी को साफ करते हुए बोली, पता है, तुम कभी कभी बिल्कुल मेरे डैडा जैसे लगते हो, क्योंकि वो भी हमेशा ऐसे ही मेरा ख्याल रखते हैं। शोभित दरवाजे पर खटखटा कर बोला, मैं अंदर आ सकता हूँ? शोभित की आवाज़ सुना देती, जो दीपांजलि और शिवांश की बातें सुन रहे थे, खुश होते हुए बोली, देखो, मेरे डैडी भी आ गए। शोभित अदिति के बात पर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम्हारा डैडी कौन है? अदिति भाग कर शोभित के पास जा उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, आप मेरे डैडी हो, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। जैसे अभी दीपा ने कहा कि शिवांश आपकी डैडी की तरह उसका ख्याल रखता है, आप भी मेरे डैडी की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। जिसे सुनकर शोभित अदिति को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, डैडी नहीं। अदिति छोटा सा मुँह बनाकर बोली, तो क्या हुआ, हस्बैंड को डैडी नहीं कह सकते क्या? अब शोभित गहरी सांस भरते हुए महक की तरफ देख कर बोला, महक, तुम कुछ समझाओ इससे।
मैं इसका डैडी नहीं हो सकता। महक अपना सिर हिलाते हुए अदिति की तरफ देख कर बोली, अदिति अगर तुम शोभित भाई को डैडी कहोगे तो तुम्हारे बच्चे आएंगे तो वो क्या कहेंगे? डैडा कहेंगे और मैं डैडी कहूँगी। अदिति ने क्विकनेस के साथ जवाब दिया, जिसे सुनकर शोभित अपने दिल पर हाथ रखते हुए खुद से बोला, बच्चों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तुमने एक बच्चे से शादी किया, इसलिए उसकी किसी भी बचकानी बात को तुम्हें ध्यान नहीं देना है। ये कहते हुए शोभित खुद के इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। तभी दीपांजलि अदिति से बोली, बनी दीदी, मेरे डैडा मेरी मम्मी का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरी मम्मी उन्हें डैडा नहीं कहती बल्कि दीप कह कर बुलाती है। दीपांजलि की बात सुन अदिति शोभित की तरफ देख कर बोली, तो मैं भी तो आपको शोभित जी कहती हूँ ना। जिस पर शोभित अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ, और यही कहा करो, डैडी अच्छा नहीं लगता, वरना सभी तुम्हें मेरी बेटी समझेंगे। तो मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ ना, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं आपको शोभित जी कहूँगी। तो शोभित जी, आप यहाँ पर क्या करने आए हो? जिस पर शोभित महक की तरफ देखते हुए, महक तुमने लंच नहीं किया है, भाई ने कहा कि मैं तुम्हें बता दूँ। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं मिंकू को सुला देती हूँ, उसके बाद आ रही हूँ। वैशाली समृद्धि को अपने साथ अंदर लाते हुए बोली, ये तो सोने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में तो हम भूखे मर जाएंगे। आदित्य वैशाली की बात सुनकर बोली, दीदी आप महक दीदी के साथ जाकर लंच कर लो, मैं बच्चा पार्टी के साथ दोनों बच्चों को संभाल रही हूँ। शोभित अदिति की बात पर, तुम्हारे कपड़े तक को मैं चेंज करता हूँ, तुम इन बच्चों को क्या संभालोगे? ये सुनकर अदिति शोभित को घूरते हुए बोली, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। शोभित जी, आप इस तरीके से मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। शोभित अपना सिर हिलाकर बोला, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, देख लेना 5 मिनट भी तुम इस बच्चों को नहीं संभाल पाओगे। अदिति वैशाली के पास जाकर समृद्धि को उसकी गोद से लेते हुए बोली, दीदी आप जाओ लंच करने के लिए, मैं आज इन शोभित जी के बच्चे को बता दूंगी कि मैं बच्चे संभाल सकती हूँ। शोभित अदिति को घूरते हुए बोला, देखते हैं। महक अदिति को एक्साइटमेंट को देखकर बोली, अदिति कंपटीशन नहीं चल रहा है यहाँ पर, अगर मिंकू या समृद्धि में से कोई भी रोता है तो बुलाने आ जाना। अदिति दूध के बोतल की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं दूध पिला दूंगी। शोभित उनके बीच में आते हुए महक से बोला, तुम और वैशाली जाओ, मैं इसके साथ हूँ। वैदिक में महक की तरफ देखते हुए बोला, हाँ भाभी आप जाइए, मैं भी यहाँ पर मिंकू और समृद्धि के साथ हूँ। महक लोगों के बात पर अपना सिर हिला वैशाली के साथ कमरे से बाहर चली जाती है। अदिति समृद्धि को व्यक्त के बगल में सुलाकर टॉय लाते हुए बोली, तुम लोग किससे खेलोगे? दीपांजलि टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ करते हुए अदिति से बोली, बनी दीदी डैडा बताते हैं, मैं जब छोटी थी तब वो मुझे कहानी सुनाते थे, हम कहानी सुनाते हैं। अदिति कुछ पल सोचने के बाद उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, तुम लोग बिस्तर पर बैठ जाओ और मैं कहानी सुनाऊंगी। शोभित सोफे पर बैठे हुए अदिति के नए टैलेंटेड को देखने के लिए एक्साइटेड था। वहीं वैदिक दीपांजलि और शिवांश अव्यक्त और समृद्धि के साथ बिस्तर पर बैठ गया था। अदिति ब्लैंकेट उठाकर खुद को उठकर बोली, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सच्ची कहानी है। वैदिक अदिति के बात पर बोला, क्या आप हमें हॉरर कहानी सुना रही हो? दीपांजलि एक्साइटेड होकर बोली, मुझे भूत वाली कहानी सुनना बहुत पसंद है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अदिति उन लोगों की बात सुनकर बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं करेगा। अदिति के बात पर शोभित उसकी तरफ देखने लगा। बाकी लोग अपने होठों पर उंगली रखे ध्यान से अदिति की बात सुनने लगे, जिसे देखते हुए अदिति ने कहा, एक बार की बात है, एक बड़ी सी हवेली में एक बड़ा और बूढ़ा और एक लड़की रहती थी। बूढ़ा बहुत गुस्सैल था और लड़की बहुत प्यारी थी। क्रिसमस की रात थी। लड़की ने जिद किया कि उसे बर्गर खाना है, जिस पर गुस्सैल बूढ़े ने कहा, तुझे एसिडिटी हो जाएगी। जिसे सुनकर लड़की ने रोते हुए कहा, अगर आपने मुझे बर्गर नहीं दिया तो मैं आपके दिल को निकाल कर फिर रुक कर शोभित की तरफ देखते हुए, वो बर्गर के ऊपर में रहता है, उसे क्या कहते हैं, मैं भूल गई। शोभित अदिति की बात पर हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देख अदिति मुंह बनाते हुए कहती है, अरे मैंने पूछा उसको तो बताइए। शोभित अपनी हंसी को कंट्रोल करके बोला, हाँ हाँ हाँ, बर्गर बन कहते हैं। जिस पर अदिति फिर से बच्चों की तरफ देखते हुए बोले, हाँ। तो उस लड़की ने गुस्सैल बूढ़े को धमकी देते हुए कहा कि अगर मुझे बर्गर खाने को नहीं मिला तो मैं बर्गर बन में तुम्हारा दिल डालकर खा जाऊंगी। जिसे सुनकर गुस्सैल बूढ़े ने कहा, तुम बर्गर क्यों खाओगे? तुम्हें तो मोमोज खाने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है।
गुस्सैल बुड्ढे की बातों में आकर लड़की ने सोचते हुए कहा, मैं आपके हाथ का सैंडविच खाऊंगी, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। अदिति की कहानी के बीच में वैदिक आते हुए बोला, लेकिन एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप अपनी और शोभित भाई की कहानी सुना रही हो? क्योंकि शोभित भाई अक्सर आपको सैंडविच बनाकर खिलाते हैं और आपको स्टोरी में सिर्फ खाना क्यों है? अदिति वैदिक की बात पर थोड़े गुस्से से बोली, क्योंकि मुझे खाना पसंद है और सैंडविच, मोमोज, बर्गर तो मेरी फेवरेट है, तो मेरी कहानी में वही होंगे ना, और इसमें शोभित जी का क्या लेना देना? अदिति की बात सुनकर दीपांजलि वैदिक को डांटते हुए बोली, तुम्हें नहीं सुनना तो जाओ ना, हम सुन रहे हैं ना। बनी दीदी की कहानी, वो कितना अच्छा कहानी सुना रही थी, तुमने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। ये सुनकर वैदिक अपने दांत पीस कर बोला, तुम कला का अपना मुंह बंद करके रखा करो, और ये कोई कहानी नहीं सुना रही थी, बकवास सुना रही थी। इससे अच्छा तो मैं कहानी सुना सकता हूँ। उन लोगों के झगड़ा को शुरू होने से पहले शिवांश वैदिक से बोला, अरे बस करो। वैदिक शिवांश की बात पर गुस्से से बोला, मैं दीपांजलि से बात कर रहा हूँ ना, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? दीपांजलि वैदिक को धक्का देते हुए बोले, तुम मेरे शिवा पर क्यों चिल्ला रहे हो? दीपांजलि का अचानक धक्का देने पर वैदिक नीचे गिर जाता है और बीच में टेबल होने के कारण उसके सिर पर चोट लगती है, जहां से खून आने लगता है। दीपांजलि खून देखकर डर जाती है। शोभित जल्दी से सोफे से खड़ा हो अपने पॉकेट से रुमाल निकाल वैदिक के माथे पर रखते हुए बोला, वैदिक तुम ठीक हो ना? ये कहते हुए शोभित वैदिक को अपनी गोद में उठाकर मृत्युंजय के कमरे से बाहर चला जाता है। दीपांजलि की आंखों में आंसू लिए शिवांश की तरफ देखते हुए बोली, शिवा, मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया, वैदिक की मम्मी मुझे डांटेगी। आदित्य दीपांजलि के पास आकर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, रोना बंद करो दीपा, वैदिक की मम्मी और पापा अभी यहाँ पर नहीं हैं और तुमने जानबूझकर वैदिक को धक्का नहीं दिया। तुम उससे सॉरी कह देना और उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट दे देना। शिवांश अदिति का साथ देते हुए दीपांजलि से बोला, बनी आंटी सही कह रही है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, चलो वैदिक को देख कर आते हैं। दीपांजलि अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी, वो मुझ पर गुस्सा करेगा, मैं बाद में चली जाऊंगी, मुझे बच्चों के साथ रहना है। जिसे सुनकर शिवांश अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, तुम यहीं पर बनी आंटी के साथ रहो, मैं वैदिक को देख कर आता हूँ। इतना कहकर शिवांश मृत्युंजय के कमरे से निकलकर वैदिक के कमरे की तरफ चला जाता है। शिवांश के जाने के बाद अदिति और दीपांजलि मिलकर समृद्धि और अव्यक्त को संभालने लगते हैं। इधर गार्डन में मीरा, ध्रुवी, सुधांश, विकल्प, विप्लव, आरू, रिया बैठे हुए थे। तभी विप्लव एक हाथ से कुरकुरे पकड़े दूसरे हाथ से खाते हुए विकल्प से बोला, हमारे घर में इतने बड़े फंक्शन में आपकी बीवी कहाँ चली गई? विकल्प विप्लव की बात का जवाब देते हुए उसके हाथ से कुरकुरे खाकर, मेरी बीवी नामकरण तक यहीं पर थी, उसके बाद वो ऑफिस चले गए क्योंकि उसके फ़ॉरेन से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं। विकल्प की बात सुनकर विप्लव अपना सिर हिलाते हुए, लेकिन कुछ भी कहो, भाभी आपसे बड़ी नहीं दिखती। विकल्प विप्लव की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए, एक्सक्यूज़ मी, मैं उससे पूरे 1 साल छोटा हूँ। मेरा उन दोनों के झगड़े के बीच में आते हुए आप दोनों का बस दिन भर यही लगा रहता है। नहीं, उम्र मायने नहीं रखता प्यार के सामने। रिया मीरा के साथ देते हुए बोली, मीरा बिल्कुल सही कह रही है, उम्र मायने नहीं रखना प्यार के सामने। विप्लव कुरकुरे खाते हुए, हाँ क्यों नहीं, आफ्टर ऑल तुम्हारे प्यारे प्रोफेसर तुमसे 9 साल जो बड़े हैं। रिया विप्लव की बात सुनकर बोली, बॉबी भी तो तुमसे 2 साल छोटी है, उस बारे में क्या कहना है? ध्रुवी विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, सुधांशु भी मुझे 2 साल छोटा है, तो क्या हम दोनों दूसरे से प्यार नहीं करते? मीरा उन लोगों की बात सुनकर बोली, कशिश भी मुझसे पूरे 7 साल बड़े हैं, लेकिन हम दोनों दूसरे को समझते हैं। सुधांशु मीरा की बात सुनकर उसे देखते हुए बोला, सच में तुम उन्हें समझती हो, जबकि तुम्हारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है? मीरा सुधांशु के बात पर चुप हो जाती है तो ध्रुवी सुधांशु के हाथ को पकड़ते हुए कहती, सिद्ध। सुधांशु ध्रुवी के बात पर मीरा की तरफ देखते हुए बोला, क्या हो गया मीरा, क्या तुम मेरे सवाल को सुनकर अनकंफर्टेबल हो गई? उसके लिए सॉरी। मीरा सुधांशु के बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं सुधांशु, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने अपने पति को अच्छे से समझती हूँ। सुधांशु ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, ध्रुवी, कल मैं अपनी ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ, होली में नहीं आ पाऊंगा, 3 महीने बाद मिलते हैं। सुधांशु के बाद ध्रुवी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोले, लेकिन तुमने बताया नहीं कि मैंने पहले ही बता दिया था कि थ्योरी में ऑनलाइन कर लूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए मुझे जाना होगा, इसलिए तुम खुद का अच्छे से ख्याल रखना। सुधांशु ने ध्रुवी के बात को बीच में काट कर कहा, जिसे सुनकर ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, तो क्या आज हम साथ में
डिनर करें? सुधांशु अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है तो हम साथ में डिनर करते हैं। विप्लव उन दोनों के बीच में आप आते हुए सुधांशु से बोला, एक्सक्यूज़ मी, हम लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोगों को कौन लेकर जाएगा डिनर पर, क्योंकि हम भी तो नहीं मिलने वाले तुमसे 3 महीने। रिया विप्लव के बाद में बोली, अरे बुद्धू, तेरा हाथ वैसे भी टूटा हुआ है, हाँ इधर उधर हाथ को पकड़े कंगारू की तरफ उछलता रहेगा तो चुपचाप घर में बैठकर खाना खा, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में तुम क्यों हम कबाब में हड्डी बनना चाहते हो। विप्लव रिया के बाद पर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, तो 3 महीने बाद तो तुम पायलट बनकर आओगे तो हम लोगों को कहाँ लेकर जाओगे। सुधांशु विप्लव की बात सुनकर कुछ पल सोच कर बोला, मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा, गोवा चलेंगे। रिया सुधांशु की बात पर बोली, ऐसा क्यों, हम लोगों ने क्या किया है जो तुम सिर्फ इस वाफ़ी को बच्चे को लेकर जाना चाहते हो। सुधांशु रिया की जल्दबाजी पर मुस्कुराते हुए बोला, मैं सबको लेकर चलूँगा, बस तुम लोग इंतज़ार करना, फ़िलहाल के लिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इतना कहकर सुधांशु ध्रुवी के हाथ को पकड़ा और दोनों वहाँ से शारंग मेंशन के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद रिया का फ़ोन बजा। उसने देखा तो अनमोल कॉल कर रहा था, जिसे देख रिया कॉल अटेंड करते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से अनमोल ने बोला, फंक्शन खत्म हो गया है क्या। रिया अनमोल की बात सुनकर बोली, मैं अपार्टमेंट आ जाऊंगी, आपको जो भी काम था उसे पूरा करने चले जाइए। जिस पर अनमोल बोला, ठीक है मैं लाइब्रेरी के लिए निकल रहा हूँ, तुम आराम से फंक्शन एंजॉय कर लो। इतना कहकर अनमोल कॉल कट कर देता है। अनमोल के कॉल कट करने के बाद रिया विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, यार तू तो यूनिवर्सिटी जा नहीं रहा, अभी सेमेस्टर और असाइनमेंट के काम चल रहा है, मैं जा रही हूँ अपार्टमेंट में, मुझे असाइनमेंट पूरा करना है, प्रोफेसर बाहर गए हुए हैं। विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है मुझे सेंड कर दियो, मैं कंप्लीट कर लूँगा। रिया अपना सिर हिला अपना बैग उठाकर अपार्टमेंट के लिए निकल जाती है। फिर बाकी सब बात करते हुए वहीं पर बैठे रहते। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखे, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।